गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नाउ रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स याद है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम पे। सो आई विल जस्ट डिस्कस दोज पॉइंट्स एक बार क्विकली, थोड़ा सा रिवाइज करके देन विल कंटिन्यू विद दिस। तो वी हैव स्टॉप्ड एट दिस पॉइंट। लास्ट हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, व्हेन वी आर इन सम इंस्टीट्यूशन तो वहाँ पे आपको सब लोगों को प्रॉपरली बांध के रखना है। व्हेन पीपल आर डीलिंग विद समथिंग तो उनके सेल्फ एस्टीम रहते हैं, सोशल नीड्स रहते हैं। तो सबसे ऊपर जो आता है वो सेल्फ रियलाइजेशन आता है। मतलब आप देखो, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में जाते हो ना, फर्स्ट दे प्रोवाइड्स योर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन। आपको जब इंटरव्यू पे सिलेक्ट कर रहा है, दैट टाइम दे डोंट आस्क यू कि ओके वी वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और वी यूज दिस टेक्निक, वेदर यू आर कंफर्टेबल विद दैट टेक्निक और नॉट। आप फ्रेशर हो, आपको पता ही नहीं है। जो फ्रेशर्स जा रहे हैं उनको ट्रेन करना मतलब सेल्फ रियलाइज देना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मेक देम अंडरस्टैंड कि आप कोई टास्क कोई एक सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकते हो। उसके बाद में आता है सेल्फ एस्टीम। मतलब आपका खुद का, लोग आपको रिस्पेक्ट दे वहां पे। फ्रेशर है तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई वैल्यू नहीं है, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। सो सेल्फ एस्टीम दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो याद रखो, कोई एक प्रोजेक्ट में जब आप लोगों को हैंडल कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो उनको खुद को भरोसा आना चाहिए। और वो उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग देंगे और साथ में आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ उनको रखेंगे जिन्होंने ऐसे कोई सिमिलर सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट पे वर्क किया रहेगा। उसके बाद में उनका सेल्फ रिस्पेक्ट। देन जो ग्रुप में वो काम कर रहा है, वो ग्रुप में देर शुड बी अ स्पेस फॉर देम एज वेल। इट शुड नॉट बी लाइक कि अगर वो नहीं है तो भी काम चल रहा है, वो है तो भी काम चल रहा है, उसको कोई ग्रुप के डिसीजंस बता नहीं रहा है। सो प्रॉपर ग्रुप कम्युनिकेशन होना चाहिए। दिस पर्सन शुड बी अ पार्ट ऑफ टीम। तो सबको, हर एक टीम मेंबर को लगना चाहिए दैट वी आर द पार्ट ऑफ दिस टीम। सोशल नीड्स, सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी। अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं तो आप मुझे प्रमोशन देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, और अगर मैं कुछ बेटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे मतलब जॉब सेफ्टी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लस अगर मैं कहीं पे कोई डिसीजन ले रहा हूं तो इट शुड नॉट हैपन कि सारा ब्लेम मेरे पे आएगा। इट्स गोइंग टू बी डिसीजन ऑफ द होल ग्रुप और अ टीम, है ना। देन उसके आगे फिर हम लोग अगर बहुत ज़्यादा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो फिर हम लोग उनके लिए अलग से कुछ गेम्स और ये सब, जैसे आपका जिम खाना होता है कॉलेज में, कैरम, चेस, बाकी के गेम्स रहते हैं, कभी कभी क्रिकेट, टेनिस होता है। सो ऐसे कोई गेम्स में हम लोग इन्वॉल्व रखेंगे सो दैट फिजिकली भी वो एक्टिव रहे, फ्रेश रहे। तो फिजिकली जितने एक्टिव रहेंगे उतना आपके सॉफ्टवेयर पे वो लोग और बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। सो ये आपका हो गया इंडिविजुअल मोटिवेशन। ये छोटा सा स्टोरी दिया है, आप पढ़ लेना। लास्ट टाइम हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। नाउ पर्सनालिटी टाइप। अब देखो, हर किसी का अलग अलग पर्सनालिटी रहता है। कोई, प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट। नाउ वी हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, मोटिवेशन शुड टेक इनटू अकाउंट डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप। लाइक कोई कोई सेल्फ टास्क ओरिएंटेड रहेंगे,
लाइक वी हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जिसको मैंने बोला है कि ओके यू सपोज टू कंप्लीट दिस साइन अप टास्क, तो वो क्या करेंगे, वो साइन अप टास्क जो है ना उसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है, साइन अप टास्क पे वर्क करेंगे वो। देन सेल्फ ओरिएंटेड रहेंगे, देन इंटरेक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, मतलब जिनको ग्रुप में सबके साथ इंटरेक्ट करना, एक दूसरे को हेल्प करना, ये बहुत पसंद रहता है। सेल्फ ओरिएंटेड वाले क्या रहेंगे, जो अपना काम बेस्ट वे में करने का ट्राई करेंगे, है ना, ग्रुप में एक अलग से खुद को और बेटर प्रूव करने का ट्राई करेंगे। सो एज यू कैन सी, task oriented motivation for doing the work is the work itself. Self oriented, it means an end which is achievement of individual goal. For example, उनका मेन गोल क्या है, या सेल्फ ओरिएंटेड जो लोग रहेंगे, तो आपको देखना है कि कौन से पर्सनालिटीज है। जैसे अगर कोई पर्सन यहाँ पे आया जिसका फाइनल गोल क्या है कि उसको यूएस में जाके सेटल होना है, तो उसके लिए ये कंपनी दैट्स अ वन फुटस्टेप फॉर हिम। सो यहाँ पे वो बेटर वर्क करेगा तो कोई दूसरे कंपनी में या यही कंपनी में उसको प्रमोशन मिलेगा, और जो यूएस में या यूके में ब्रांच है वहां पे वो जाएगा। सो ये सेल्फ ओरिएंटेड जो पर्सन रहते हैं, उनके क्या गोल है, उनके बेस के ऊपर हम लोग उनको गाइड करेंगे कि हाँ, इफ यू परफॉर्म बेटर ऑन दिस प्रोजेक्ट तो आप फाइनली अपना जो गोल है वो अचीव कर पाएंगे। देन इंटरेक्शन ओरिएंटेड, कोवर्कर के साथ हम लोग उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है वो देखेंगे, वो सब आएगा। देन मोटिवेशन बैलेंस, अब यहाँ पे क्या बोला है, इंडिविजुअल मोटिवेशन, एज यू कैन रीड कि इंडिविजुअल मोटिवेशन आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच क्लास, द बैलेंस कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन पर्सनल सर्कमस्टेंसेस एंड एक्सटर्नल इवेंट्स, द पीपल आर नॉट जस्ट मोटिवेटेड बाय पर्सनल फैक्टर बट ऑल्सो बीइंग द पार्ट ऑफ अ ग्रुप और अ कल्चर। सो आप देखो कि इफ समटाइम्स, जैसे इफ आई वांट टू जॉइन सपोज मिठीबाई कॉलेज या एनएम कॉलेज और यूपीजी कॉलेज, क्यों, बिकॉज मैंने नाम सुना है इसका, या फिर मूवीज में हर जगह पे हम लोगों ने नाम सुना है इसका, तो क्या होता है बहुत बार वी गेट मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड फॉर दिस प्लेसेस बिकॉज हम लोगों ने कहीं ना कहीं नाम सुना है। या फिर इफ आई वांट टू जॉइन सम यूएस यूनिवर्सिटी या यूके यूनिवर्सिटी या ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, या फिर कोई एक स्पेसिफिक एमएनसी, क्यों, बिकॉज मैंने नाम सुना है उसका। सो सिर्फ मैं इनके साथ वर्क कर पाऊंगा, दैट इज ऑल्सो वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर। तो एग्जैक्टली सेम वे, इफ सपोज आई एम इन यूपीजी कॉलेज, अब यहाँ का कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो सारे इवेंट्स और सब हैंडल कर रहा है, और अभी मुझे भी इवेंट्स में इंटरेस्ट है, तो क्या होगा कि ये जो ग्रुप है इनके साथ काम करने मिलेगा, दैट्स वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर, एंड उसके लिए देन आई विल वर्क हार्ड एंड आई विल कोऑपरेट विद दिस ग्रुप, है ना। तो ये जो है ना, ये कल्चर बनना चाहिए। पीपल आर नॉट जस्ट मोटिवेटेड बाय पर्सनल फैक्टर बट ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और अ कल्चर। तो आप वो ग्रुप में रहेंगे तो यू वन सपोज टू फिल दैट मोटिवेशन। जैसे अगर एफ वाई स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं, सो दे विल बी एनकरेज्ड बाय एस वाई एंड टी वाई। अगर एस वाई और टी वाई का ही बिहेवियर अगर करेक्ट नहीं है तो ये सेम इनहेरिट होगा एफ आई में भी। तो हम लोग के एफ आई के स्टूडेंट्स भी 1 और 2 सेमेस्टर में आपको सेम कल्चर में दिख जाएंगे। सो एस वाई और टी वाई को बिहेवियर अगर आप प्रॉपर रख रहे हो तो वो सेम कल्चर इनहेरिट होगा। गेटिंग। देन नेक्स्ट वी हैव इज अ टीम वर्क। सो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें अभी कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। टीम वर्क मतलब एवरी ग्रुप मेंबर शुड गेट फ्लेक्सिबिलिटी, वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। सो मोस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज इंजीनियरिंग इज अ ग्रुप एक्टिविटी, द डेवलपमेंट शेड्यूल फॉर मोस्ट नॉन ट्राइबल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज सच दैट दे कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय वन पर्सन वर्किंग अलोन, है ना। तो ग्रुप का काम है, कोई एक डेवलपर, कोई एक डिजाइनर, कोई एक टेस्टर के कोई एक एरर या बग ढूंढ लेने से पूरा प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ है, तो सबके एफर्ट्स लगे हुए हैं, तो सबको आपको सेम वैल्यू प्रोवाइड करना है। हाँ, किसी ने कोई बहुत अच्छे आइडियाज दिए, हम लोग उनको एनकरेज करेंगे, उनको प्रमोशन देंगे, उनको कोई रिवॉर्ड्स मिलेंगे, दैट इज डिफरेंट। लेकिन जब अगर प्रोजेक्ट की बात आती है, सो प्रोजेक्ट सक्सेस जो है वो टीम वर्क पे डिपेंड कर रहा है, इंडिविजुअल पे नहीं। तो ये सेम फीलिंग जो है सब में रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक पर्सन आके बोलेगा कि भाई मैंने वो अगर सॉल्व नहीं किया रहता तो ऑन टाइम हम लोग का प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता था। अब आपने एक एरर या एक बग सॉल्व किया, लेकिन उसके पहले उसके बाद में बहुत सारे दूसरे लोग भी वर्क कर ही रहे थे, तो एक टीम स्पिरिट बने रहना चाहिए। ग्रुप इंटरेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप इंटरेक्शन जितना बेटर रहेगा उतना ग्रुप परफॉर्मेंस बढ़ेगा, है ना। और फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए इन ग्रुप कंपोजिशन।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली बेस्ट लोग आप उठा के ला रहे हो। बेस्ट लोग अगर उठा के लाएंगे तो कभी कभी ये भी होगा कि ज्यादा एक्सपीरियंस लोग अगर लाएंगे, सपोज वी हैव 2 डेवलपर्स, और ये दोनों डेवलपर्स जो है वो एक्सपीरियंस है, 10 years का एक्सपीरियंस है, ये दोनों के ईगो आपस में क्लैश होंगे ना। ये बोलेगा कि फर्स्ट डेवलपर विल से लाइक कि ओके ये फर्स्ट टेक्निक से मैंने प्रोजेक्ट सालों से बना रहा हूँ, सेकंड बोलेगा कि नहीं दिस इज सेकंड टेक्निक इज बेस्ट सूटेबल। अब आपस में उनके ईगो भी क्लैश हो सकते हैं। तो आप बेस्ट लोगों को ही टीम में सिलेक्ट करके लाएंगे और वही वर्क करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा ही अगर हर कंपनी अगर यही सेम पैटर्न अगर फॉलो करते रहा तो जो कॉलेज स्टूडेंट पास आउट हो रहे ग्रेजुएट्स, उनको तो किधर जगह ही नहीं मिलेगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी इन अ ग्रुप, लाइक मैनेजर मस्ट डू द बेस्ट दे कैन विद अवेलेबल पीपल। लाइक वी हैव सम फ्रेशर्स प्लस वी हैव सम एक्सपीरियंस पीपल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से आपको एक ग्रुप बनाना है। और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कोई एक स्पेसिफिक लोग ही एक ही ग्रुप में काम करेंगे। तो क्या होगा, किसी एक का ही पूरा टीम बन जाएगा और वो दूसरे कोई नए पर्सन को अपने ग्रुप में एंटर ही नहीं होने देंगे। सो ये जो है ना, ये डोमिनेंस भी नहीं चलना चाहिए। गेटिंग, सो हमेशा जो टीम बनेंगे या ग्रुप बनेंगे उसमें अलग अलग लोग इन्वॉल्व रहेंगे, सो दैट आप आपके कलीग्स, जितने भी आपके कलीग्स हैं अलग अलग, सबके साथ आप इंटरेक्ट कर सको, सबके साथ आपका एक बॉन्ड बन सके। सो आप फ्यूचर में किसी के भी साथ अगर काम करो तो वो आप उनको पहचानते रहेंगे, आपने उनके साथ काम किया है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी जोन आ जाएगा। ग्रुप कोहेसिवनेस सेम है। मेंबर कंसिडर द ग्रुप टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप जो है वो इम्पोर्टेंट है कंसिडर टू इंडिविजुअल, खुद का इंप्रेशन। तो अगर यहाँ पे हम लोग के पास जो नॉलेज है वो आप शेयर करो, ग्रुप मेंबर्स जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अचीव करने में हेल्प करेंगे। टीम मेंबर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड गेट टू नो ईच अदर्स वर्क, बराबर है। तो अगर कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा उसको हेल्प करेगा। सो ये हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं खुद का ही नाम बड़ा बता रहा हूँ कि हाँ मैंने सारे वर्क कर दिया, मैंने सारे एरर्स मेरे सॉल्व किए, मेरे सारे टास्क ऑन टाइम हो गए, और मेरे बाकी टीम मेंबर्स जो है दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद देयर वर्क। सो आपके पास नॉलेज है तो उसको शेयर करो, बाकी लोगों को हेल्प करो। सो टीम स्पिरिट आना चाहिए। अगेन एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको स्टोरी दिया हुआ है, पढ़ लेना। टीम स्पिरिट कैसे हम लोग डेवलप करेंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ टीम, people in the group, you need to mix people in a project group as software development involves। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास अगर छोटा सा अगर ग्रुप है ना, तो उसमें आप देखो कि अलग अलग लोग साथ में ही रहेंगे, जो क्लाइंट से निगोशिएट कर रहे हैं, जो प्रोग्राम कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। लेकिन जब अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पे लाएंगे, अ ग्रुप शुड बी organized so that individual can contribute their best of their ability and task can be completed as expected। so हम लोग के पास ये सारे लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर पाए, ये ग्रुपिंग होना चाहिए हम लोग के पास, है ना। एंड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ पे हर एक ग्रुप मेंबर क्या कर रहा है वो दूसरे को पता होना चाहिए। टेक्निकल एंड मैनेजरियल कम्युनिकेशन, एक गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए सब ग्रुप मेंबर्स के बीच में। एक नॉन फॉर्मल वे भी होना चाहिए। लाइक फॉर्मल वे का मतलब क्या हो गया, रिटर्न में ही मुझे कुछ लिख के ईमेल करना है और उसके आंसर में वो लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में सॉरी, फॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत बार हम लोग कुछ काम की चीजें पूछ नहीं पाते हैं, क्योंकि हर कोई पढ़ रहा है वो, है ना, फॉर्मल रिटर्न वे में जा रहा है। तो कभी गलती से मैं कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस ना पूछ दूं, ये डर रहता है। तो इनफॉर्मल वे होना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग कनेक्टेड है तो व्हाट्सएप में इंडिविजुअली मैं चैट करके या वीडियो कॉल या वॉइस कॉल करके मैं उनसे बात कर सकूं, ये फैसिलिटी मेरे पास होना ही चाहिए। सो ये बेसिक पॉइंट्स है, इसमें टेक्निकल ज़्यादा चीज़ें नहीं है। सो इसके लिए मैं बहुत क्विकली ये कंप्लीट कर रहा हूँ। सिलेक्टिंग ग्रुप मेंबर, अब ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सिलेक्टिंग द ग्रुप मेंबर्स। अ मैनेजर और अ टीम लीडर जॉब इज टू क्रिएट अ कोहेसिव ग्रुप एंड ऑर्गेनाइज देम। इसमें क्या आएगा, क्रिएटिंग क्रिएटिंग अ ग्रुप with right balance of technical skills,
सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि हम लोग के पास जो भी लोग हम लोगों ने सिलेक्ट किया है उनके पास कौन से स्किल्स है, पर्सनालिटी, ऑर्गेनाइज दैट ग्रुप सो दैट द मेंबर वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। अब याद रखो टेक्निकल स्किल्स, अगर कोई डेवलपर है तो उसको मैं टेस्टिंग जॉब में नहीं डालूंगा, और कोई टेस्टिंग में इंटरेस्टेड है तो उसको डेवलपमेंट जॉब में नहीं डालूंगा मैं। दोनों अलग अलग जॉब के लिए इंटरेस्टेड है। कोई डिजाइनिंग के लिए आया है तो उसको मैं टेस्टिंग में नहीं डाल सकता। सो सिलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर द जॉब, जो वो प्रोजेक्ट कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्टिंग अ ग्रुप मेंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। जैसे आप समझो कि कॉलेज का इवेंट है। नाउ देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इवेंट्स, एंड देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड जस्ट इन स्टडी। बराबर है। तो अगर स्टडी रिलेटेड कोई एक्टिविटीज है, फ्यू स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन दिस, और कोई क्रिकेट है, फुटबॉल है, ऑनलाइन गेमिंग है, वैसे कोई इवेंट्स है तो थोड़े स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन दिस। सो अभी अगर मैं ये जो एकदम गीक टाइप के स्टूडेंट्स है इनको अगर मैं लैंड गेमिंग पे डाल रहा हूँ जो कभी उन्होंने खेला ही नहीं है, तो क्या होगा? दिस गोइंग टू बी अ फेलियर। एंड जो लैंड गेमिंग में इंटरेस्टेड है, बराबर है, जिनको स्टडीज छोड़ के बाकी सारे चीज़ों में मज़ा आता है, लाइक क्रिकेट में, चेस में, पूरा दिन कैरम खेल रहे हैं, सो वैसे लोगों को उठा के अगर मैं क्विज कंपटीशन में डाल रहा हूँ, सो क्या होगा? दे विल फेल इन दिस। बराबर है। तो यहाँ पे मुझे फॉर क्विज कंपटीशन आई रिक्वायर्ड गीक्स, and for events I required some students who are actually interested in games and other activity। तो यहाँ पे ये सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। वैसे ही सेम वे आप जब प्रोजेक्ट भी ग्रुप मेंबर्स भी सिलेक्ट करें तो यहाँ पे भी वही होगा। तो असेंबलिंग अ टीम में क्या होगा? नाउ देम may not be possible to appoint an ideal people to work on a project। जैसे आप देखो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई वांट ऑल द एम्प्लॉइज, सॉरी, ऑल द ग्रुप मेंबर्स जिनके पास मिनिमम 5 years का एक्सपीरियंस रहेगा वर्किंग ऑन सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, तो अब ये 5 years वाले आपको मिल तो जाएंगे, बट आप देखो कि राइट नाउ यू डोंट हैव एनी जॉब, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई इफ समवन पेज यू 20,000, 15,000 और 25,000, बराबर है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कोई भी आपको पे कर रहा है, यू विल रेडी टू वर्क विद देम एट दिस पे। बट आफ्टर 3 और 4 years, जब आपको अभी मंथली सपोज 50,000 और अबोव मिल रहा है, सो आफ्टर 3 और 4 years जब आपको इतना मिल रहा है, तो 5 years के बाद या मिनिमम 5 years के एक्सपीरियंस में मिनिमम यू विल बी अर्निंग 1 लाख और अराउंड 1 लाख और इवन मोर। तो वो टाइम पे अगर मुझे 10 टीम मेंबर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, एंड सब अगर सबको अगर मिनिमम 1 लाख सैलरी अगर देना है, तो मंथली मेरा 10 लाख तो सैलरी में जाएगा, है ना? जस्ट 1 minute, हाँ गाइस।
ओके, सो वी वर डिस्कसिंग कि अगर कोई एक पर्सन है जिसका अगर 1 लाख सैलरी है, और वैसे ही अगर आपको सारे 10 एम्प्लॉयज या 10 टीम मेंबर्स अगर रिक्वायर्ड है, 10 मेंबर्स आते हैं, सो आपका मंथली एक्सपेंस जो है वो 10 लाख हो गया, है ना। सो अब क्या होगा कि ये सारे हाई पेड स्टाफ है, तो अगर मैं 3 मंथ्स के लिए इफ आई एम वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, सो मेरे डेवलपर्स का ही सिर्फ 30 लाख का मेरा इनका ही मेरा एक्सपेंस हो गया, और बाकी मेरे जो बाकी के एक्सपेंसेस रहेंगे वो अलग हो गया। दैट मीन्स मेरा जो प्रोजेक्ट होगा उसमें मिनिमम अगर मेरा 50 लाख अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से मैं 30 लाख इनको दूंगा, वापस बचा हुआ कुछ जो है वो मेरे डिजाइनर, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेस्टर्स को दूंगा, और फिर मेरा कुछ प्रॉफिट बचेगा। सो इतना प्रोजेक्ट में से कोई आपको प्रॉफिट निकालना वो तो पॉसिबल नहीं रहेगा। सो दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, विल बी हैविंग अ टीम। टीम असेंबलिंग में क्या होगा, वी हैव अ टीम वेयर वी हैव एक्सपीरियंस पीपल एंड फ्रेशर्स। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, सो दैट एक्सपीरियंस माइट बी वन, जिसका या टू रहेंगे जिनका सपोज मेरा 2 लाख सैलरी जा रहा है, एंड मेरे पास फ्रेशर्स है जिनको मैं 20,000 मंथली पे कर रहा हूँ, और ऐसे मेरे पास सपोज 10 लोग हैं। सो अभी मेरा जो टीम है इसमें टोटल कितने हो गए, 2 people here, 10 here, that is total 12 members, और मेरा इसका टोटल एक्सपेंस जो होगा वो कितना होगा, दैट वी कैन कैलकुलेट हियर। सो आप देखो कि मेरे पास इतने सारे टीम मेंबर्स हो गए और मेरा एक्सपेंस जो है वो भी नहीं बढ़ा, तो ये वे में हम लोग करेंगे। ग्रुप कंपोजिशन अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जहाँ पे हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो टास्क ओरिएंटेड रहेंगे, लाइक एवरीवन वांट्स टू डू देयर ओन थिंग, है ना, ऐसे होने चाहिए कि मैं अपना काम खुद ही करूंगा, दूसरे के ऊपर नहीं धकेलूंगा, सेल्फ ओरिएंटेड होने चाहिए। अब सेल्फ ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी अगर आप बेटर परफॉर्म करोगे, सो यू विल गेट अ चांस टू बी अ टीम मेंबर, टीम लीडर वो है। इंटरेक्शन ओरिएंटेड होते हैं कोई कोई जो अपना काम छोड़ के दुनिया भर का पंचायत कर रहा है, सो ऐसे भी नहीं होने चाहिए। तो ग्रुप कंपोजिशन में ये कुछ फैक्टर्स जो है ना, ये कभी कभी बेटर भी रहते हैं, कभी कभी निगेटिव वे में भी रहते हैं, तो आपको इसके फैक्टर्स के ऊपर ध्यान में रखना है। लाइक वी हैव अ टास्क ओरिएंटेड पीपल जो अपना ही काम करेंगे, दूसरे को बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल ऐसे भी नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि जो दूसरे का काम कर रहा है, लाइक वी माइट बी हैविंग अ केस कि जहाँ पे हम लोग का जो ग्रुप है उसमें गर्ल्स बॉयज साथ में ना, कोई एक लड़का जो है वो उसको कोई दूसरी लड़की पसंद है, सो ही इज जस्ट वर्किंग हार्ड फॉर दैट गर्ल, तो अपना काम छोड़ के वो उसका ही काम कर रहा है और अपने टास्क जो है वो डिले हो रहा है। तो ऐसा एकदम मजनू टाइप भी नहीं चाहिए हम लोगों को। सेल्फ ओरिएंटेड मतलब जिसको डायरेक्टली टीम लीडर बनना है, मैनेजर बनना है, और वही वे में वो दूसरे का चापलूसी कर रहे हैं, वैसे भी नहीं होने चाहिए। ऐसे भी नहीं होने चाहिए जो बाकी सबके साथ सिर्फ टाइम पास ही कर रहा है और अपना काम दूसरों पे धकेल रहा है। सो ऐसे कोई नहीं चाहिए, ये सब में आपको बैलेंस बनाने आना चाहिए। सो ये सेम यहाँ पे आपको दिया है, लाइक वी हैव मल्टीपल मेंबर्स इन आर टीम, कोई टास्क ओरिएंटेड है, कोई इंटरेक्शन वाला है, तो ये आपको हैंडल करने आना चाहिए। ग्रुप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, सो अगर स्मॉल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो वहाँ पे ग्रुप जो बनेंगे वो तो लोकली हम लोग के पास जो अवेलेबल है उसी में से बनेंगे। लाइक मुंबई में ही मेरा एक ऑफिस है और वहाँ पे ही मेरे पास सारे ऑफिस में लोग आ रहे हैं, उसी में से मैं अपना एक ग्रुप सिलेक्ट करूंगा। बड़े प्रोजेक्ट्स जब होते हैं तो उसमें हम लोगों का बड़ा कंपनी है जिसमें थोड़े बहुत लोग जो है वो इंडिया में ही अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज़ में, लाइक मुंबई में थोड़े थोड़े, पुणे में, दिल्ली में, बैंगलोर में, कोलकाता में, चेन्नई में, तो ये सब जो है वो साथ में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो वो टाइम पे हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा प्रोजेक्ट के हर एक एक छोटे छोटे सब कैटेगरी या सब प्रोजेक्ट पे या सब टास्क पे। तो वो डिवीजन, वो टाइम टेबल, वो शेड्यूल सॉरी प्रॉपर डिवाइड करने आना चाहिए। सेम वे कभी कभी हम लोग अजाइल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स भी फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से टाइम टेबल बना रहे हैं, अपने हिसाब से टास्क को डिवाइड कर रहे हैं, उस पर कौन कितने टाइम तक वर्क करेगा ये हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। सो वो आपका इनफॉर्मल, सॉरी ये अजाइल डेवलपमेंट हो गया। इनफॉर्मल का मतलब क्या होगा, ग्रुप एक्ट एज अ होल एंड कम्स टू कंसेंसस ऑन डिसीजन अफेक्टिंग द सिस्टम। ये इनफॉर्मल ग्रुप हो गया, मतलब हम लोगों ने ये फॉर्मल ग्रुप बनाया था लेकिन अभी वो उनके बीच में इंटरेक्शन हो गया, बराबर है ना। तो वो जब खुद से डिसाइड करेंगे कि अगर हम लोग क्या एक्टिविटी, क्या डिसीजन लेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। So the group leader serves as an external interface of the group but does not allocate a specific work items. दूसरे के साथ हम लोग, दूसरे ग्रुप के साथ हम लोग मिलके दो ग्रुप क्या काम कर रहे हैं वो तो हम लोग को पता रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो हम लोग को मिल नहीं पा रहे।
to complete our own task. So again that is the problem. So यहाँ पे ये बेसिक पॉइंट्स है. देन ग्रुप कम्युनिकेशन कैसे वर्क होगा, ग्रुप का साइज कितना है, ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुप का कंपोजिशन क्या है. अब देखो यहाँ पे एज इट इज गिवन हियर, कम्युनिकेशन इज बेटर व्हेन देयर आर डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप रहेंगे एक ही ग्रुप में, है ना. और जैसे हम लोग क्लासरूम है तो ऐसा नहीं है कि मैं जो बी एस सी आई टी है तो मैं उसमें एक सेम पर्सनैलिटी वाले या एक सेम सेक्स वाले लाइक सारे मेल ही रहेंगे. We don't have any such misconception in today's time कि okay if we have a developer team तो सारे boys होने चाहिए, if we have a designer team तो सारे girls होने चाहिए. ऐसा नहीं होगा, मिक्स टीम होगा, सारे पर्सनालिटी रहेंगे, अलग अलग जो भी सेक्स रहेंगे वो सारे रहेंगे वहाँ पे, मेल फीमेल दोनों रहेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा और दोनों को आपको सेम वे में हैंडल करने आना चाहिए. तो बोथ आर इक्वल. तो अगर टास्क अगर दिया है तो दोनों को इक्वल टास्क ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और दोनों को सेम लेवल का ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे हम लोग. सो दैट्स वन थिंग. की पॉइंट्स आपको दिए है. सो वी आर डन विद दिस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट. सो वी आर डन विद दैट टॉपिक. नाउ ये आपका यूनिट 3 का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. प्रीवियस वाला जो था ये एकदम एमबीए वाला टॉपिक था जिसमें आपको टेक्निकल पॉइंट्स नहीं थे ज़्यादा कोई, ठीक है, सिर्फ प्योर थियरी टाइप एमबीए वाला चीज़ें थे. सो यहाँ से आपके वापस कुछ टेक्निकल पॉइंट्स चालू हो रहे हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो प्रीवियस जो हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया, किसी को डाउट है इसमें? एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? No, sir. एनीवन? व्हाट अबाउट अदर्स? Doubts, anyone? No, sir. So we'll be starting with this topic, quality. Now, if you notice, quality is different. Quality definition is different for developer. It is different for a designer. At same point of time, it's different for tester. And sometimes it might be different for customer. तो अभी क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना रहता है वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से करना रहता है. पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर, ये आपको ध्यान में रखना रहता है कि आपके साइड से कस्टमर के साइड से जो क्वालिटी है वो क्या है ना, इस पे हम लोगों को फोकस करना है. सो एज यू कैन सी क्वालिटी, द डेफिनेशन और द मीनिंग ऑफ क्वालिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. याद है स्टेक होल्डर्स, ये सारे स्टेक होल्डर्स है, तो हर किसी के लिए क्वालिटी का डेफिनेशन जो है वो अलग है. तो अब कौन से फंक्शन पे वर्क करना है आपको, कौन से फंक्शन पे वर्क नहीं करना है, एट द एंड कस्टमर को जो बेटर लगेगा, कस्टमर के लिए जो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, उसी पे हम लोग वर्क करेंगे. इफ वी हैव डेवलप्ड समथिंग व्हिच इज बेस्ट फ्रॉम डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू बट कस्टमर डोंट लाइक इट, तो एट द एंड यूज कौन करने वाला है, कस्टमर यूज करने वाला है. तो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेस्ट भी होगा, स्टिल दिस इज द फेल और फेलियर. सो वी सपोज टू थिंक ऑलवेज इफ वी टॉक अबाउट द क्वालिटी, तो सिक्योरिटी सेफ्टी वो तो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर कितना यूजफुल है कंपेयर टू द अदर सॉफ्टवेयर विच वी हैव इन अ मार्केट, तो वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है. तो सपोज इफ आई से वी हैव अ ओला ऐप, ठीक है. अब यहाँ पे ओला ऐप में हम लोगों ने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया था, मैं वापस बताता हूँ. सो अब मुझे सपोज एक कैब बुक करना है फॉर माई सिस्टर, वाइफ, मॉम, एनीवन, माई फैमिली मेम्बर. तो अब मैं जब ओला पे एक राइड बुक कर रहा हूँ और कैब बुक कर रहा हूँ, तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे इफ यू नोटिस वी गॉट ड्राइवर इंफॉर्मेशन. एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास गूगल मैप आ जाता है वेर आई कैन लोकेट. सेम वे आई कैन पे ऑनलाइन, अगर जिनके लिए मैं राइड बुक कर रहा हूँ उनके पास पैसे नहीं है तो, है ना, एंड एक्सेट्रा फ्यू फंक्शंस आर देयर. सो दिस आर द मेन फंक्शंस जिसका मेरे लिए वैल्यू बहुत ज़्यादा है फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मुझे मेरे फैमिली मेम्बर को पिक करना है, ड्रॉप करना है कहीं पे, या फिर आप समझो कि आपके पास कोई गेस्ट आए हुए हैं, अब उन्होंने मुंबई देखा नहीं है या मुंबई में कोई एक प्लेस पे जाना है, तो अभी मुझे खुद से उनको ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक कैब बुक करूँगा एंड या फिर रिक्शा बुक करूँगा.
है ना, and they can directly just visit to their destination locations. अब ये एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू आ गया. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? वर्क फ्रॉम होम है, मुझे मेरे एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप देना है, तो मैं ओला पे उनका जो शेयरिंग फैसिलिटी है वो एक्टिवेट कर सकते हैं. एट अ टाइम मेरे 4 और 3 एम्प्लॉयज कैन शेयर अ कैब एंड दे कैन विजिट टू ऑफिस एंड गो बैक टू होम. देन मुझे किसी को एयरपोर्ट से पिक करना है एंड ड्रॉप करना है, पिक एंड ड्रॉप. तो वो टाइम पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली एडवांस में मैं राइड बुक कर सकता हूँ, सो दैट वो टाइम पे अगर मैं भूल भी गया तो भी ओला के साइड से मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं ऑनलाइन पे कर दूंगा. एंड अगेन यहाँ पे मेरे पास मैप अवेलेबल है, तो कोई एक ड्राइवर उस तक पहुंचा नहीं पहुंचा उसका इन्फो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, वो कहाँ तक पहुंचे, होटल में अगर उनका स्टे है तो कभी पहुंचेंगे, ये सब मिल सकता है. सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं कोई सपोज आई बिलोंग टू मुंबई ओनली, मैं दिल्ली में नहीं गया, तो दिल्ली में अगर मुझे कहीं पे अगर जाना है, तो इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग ऑन द लोकल टैक्सी ड्राइवर्स जो बहुत बार लोगों को चीट करता है, आई कैन यूज दिस ओला ऐप. अगेन ये बेनिफिशियल रहेगा, गूगल मैप आएगा, सोर्स डेस्टिनेशन प्रॉपर पता रहेगा, और मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, कौन से रास्ता बेस्ट रहेगा, ये सब बताएंगे. सो दिस आर फ्यू पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी when I am on unknown location. तो वहाँ पे भी I can use this, I can trust more on this instead of local. हम लोग के पास जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विस रहेगा या लोकल जो उनके टैक्सी सर्विसेज या रिक्शा सर्विस रहेंगे उसके कंपैरिजन में. अब ये मैंने बता दिया, ये मैंने समझ लिया. अभी हम लोग क्या करते हैं, वी डेवलप अ टेबल. कस्टमर है, ठीक है, उसके कुछ फंक्शंस है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे उसको डेवलप करने का कॉस्ट है, और यहाँ पे V2C रेशियो आएगा. सो वी हैव फंक्शंस हियर. और this is we are talking from customer point of view, this is we are talking from developer point of view. Okay, so abhi we have let's take this one, we have function like Google Map. तो अब कस्टमर जो है इसको वैल्यू करेगा ऑन 0 to 9 का स्केल, डेवलपर इसको वैल्यू करेगा ऑन 0 to 9 का स्केल. मतलब 0 मतलब उसका डेवलपमेंट कॉस्ट मेरा कुछ भी नहीं है, 9 मतलब उसको डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत लगने वाला है. कस्टमर के लिए वैल्यू उसका 0 मतलब इट्स दैट फंक्शन इज टोटली यूजलेस, 9 मतलब बहुत काम का चीज़ है. तो अगर मैं गूगल मैप की बात करूं तो फॉर कस्टमर द वैल्यू इज हाईएस्ट, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गूगल मैप एपीआई लिंक कर रहे हैं. सो मुझे यहाँ पे अलग से, मतलब मैं आई एम जस्ट यूजिंग अ एपीआई, तो डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे मेरा जो कॉस्टिंग आएगा उसका वो सपोज सिर्फ 1 है, बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं है. इसका डेवलपमेंट कॉस्ट मेरा मिनिमम होगा क्योंकि गूगल मैप के एपीआई सारे सर्विसेज के रेडी है, सिर्फ थोड़ा बहुत मुझे मेहनत करना है. सो वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो 9/1, मेरा रेशियो क्या आया, फाइनल नंबर, फाइनल वैल्यू क्या आया, 9 आया. Then same way we have a payment facility. So अब पेमेंट में हम लोगों को यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा फैसिलिटी अवेलेबल है, एज वेल एज कैश. तो अब बहुत बार क्या होगा, योर कस्टमर विल चूज दिस ऑप्शन ओनली. तो मतलब इसके लिए तो आपने डेवलपमेंट कुछ भी नहीं किया है, ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट किया है. मतलब वी हैव अटैच्ड अ पेमेंट गेटवे, है ना. सो वी हैव प्रोवाइडेड मल्टीपल वेज. तो इसको भी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे, द वैल्यू फॉर कस्टमर इज मिनिमम लाइक 6 लेट्स सपोज, और इसको डेवलप करने का कॉस्टिंग आपका है सपोज 2, मतलब ज़्यादा भी नहीं लगेगा, पेमेंट गेटवेज अटैच करना है, बाकी का काम वो लोग ही कर रहे हैं. तो 6/2 मेरा रेशियो कितना आया, 3 का आया. दैट्स फर्स्ट फंक्शन.
दिस इज सेकेंड फंक्शन. देन थर्ड फंक्शन जहां पे आई एम शेयरिंग ड्राइवर इन्फो. अगेन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वैल्यू जो है वो काफी हाई है. और इस पे अभी क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर इन्फो पे डेटाबेस में से मुझे इसको फेच करके बताना पड़ेगा, है ना. तो इसको डेवलप करने का मेरा कॉस्टिंग जो है, वैल्यू क्या है कस्टमर के लिए हाई है. मेरा डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है, डेवलपमेंट कॉस्ट सपोज मैं बोल रहा हूँ डेटाबेस में से एक टेबल में से खाली क्वेरी फायर करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है, तो मेरा कॉस्टिंग मिनिमम ही है यहाँ पे. तो 8 डिवाइड बाई 2, वैल्यू कितना आया मेरा 4 आया. सो अब हम लोग क्या करेंगे, आई जस्ट से कि वी हैव 3 फंक्शंस. वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो देखा, वैल्यू मतलब क्लाइंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो, कॉस्ट मतलब डेवलपमेंट में हम लोगों को कितना टाइम लगेगा, कितने एफर्ट्स जाएंगे, बराबर है, कितना मेहनत लगेगा हम लोग को, वो कॉस्ट है. तो 0 to 9 के स्केल पे इसको डेवलप करने का गूगल मैप एपीआई अटैच करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं है. पेमेंट गेटवे अटैच करना है, वापस ज़्यादा मेहनत नहीं है. ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, एक ड्राइवर का टेबल बनेगा जिसमें से खाली इन्फॉर्मेशन एक क्वेरी फायर करना है, तो इसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं है. सो हम लोगों ने उसके बेस के ऊपर कस्टमर के लिए वैल्यू कहाँ पे कौन से फंक्शन का ज़्यादा है उसके बेस के ऊपर देखो हम लोगों ने 0 to 9 के स्केल पे उसको रेट किया. एंड यहाँ पे हम लोगों ने उसका कॉस्ट निकाला, डेवलपमेंट कॉस्ट, और वैल्यूज को डिवाइड किया कॉस्ट के साथ में, तो आपको एक नंबर मिला. तो अभी नंबर मिला, उसमें अभी हम लोग देखेंगे कौन सा नंबर मेरा हाईएस्ट है. तो सपोज ये हाईएस्ट है, तो ये वाला फंक्शन मैं पहले बनाऊंगा. देन दिस इज गोइंग टू बी माय सेकंड फंक्शन एंड दिस इज द थर्ड फंक्शन. तो ये वे में वी हैव डिफाइंड द प्रायोरिटी लिस्टिंग. और प्रायोरिटी लिस्ट में जो फंक्शंस है वो अगर मैंने सक्सेसफुल बना दिए, मतलब एट द एंड क्वालिटी अचीव्ड फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. I hope this is very clear to everyone. Anyone? Any doubts? No, sir. Guys, बाकी सबको समझा जो मैंने बताया? हेलो गाइस, हेलो, कहाँ पे स्टूडेंट्स? हेलो. Yes, sir, you're audible. हाँ, बट आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स. कहाँ पे बाकी लोग? स्टूडेंट्स, हेलो, 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 SY. Yes, sir. बाकी लोग, हाउ मेनी आर एक्टिव राइट नाउ? रिप्लाई इन चैट, रिप्लाई इन चैट. समझा नहीं समझा? जस्ट वन. कितने लोग हैं एक्टिव? जल्दी. ओके, सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ठीक है, या आपने अगर नोट किया है तो ठीक है, अदरवाइज आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना. सो नाउ विल कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक. सो एज यू कैन सी हम लोग को क्वालिटी बोला है, दिस आर द ऑब्जेक्टिव, मतलब ये चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं. अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट बोला है. सो हम लोगों ने क्या बोला, क्वालिटी हम लोग कौन से पर्सपेक्टिव, कौन से पॉइंट पे हम लोग क्वालिटी डिफाइन करेंगे, दैट्स फर्स्ट थिंग. सो उसके लिए हम लोगों ने जो सबसे पहला पॉइंट जो देखा, द फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया वो था क्वालिटी मैनेजमेंट में कंसर्न विद ensuring that the required quality level is achieved in the software product. अब required quality level कैसे पता चलेगा, और आपके सॉफ्टवेयर में क्या लेवल का क्वालिटी आ रहा है और वो कैसे अचीव होगा. अब ये मैंने आपको सब बता तो दिया कि हाँ ये क्वालिटी होता है, ये होता है. आपने डेवलपमेंट करने के लिए आपने C++, जावा कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो उसमें आपने लैंग्वेजेस पढ़ लिए, लेकिन ये सबको कंबाइन कैसे करते हैं हम लोग. तो कंबाइन करने के लिए वी बेसिकली टेक द हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क. जैसे वी हैव दिस फ्रेमवर्क YII. तो अब क्या होता है, आई हैव दिस फ्रेमवर्क. ओके, अब ये फ्रेमवर्क का मेरा बेनिफिट क्या है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना, आपको एक फोल्डर आर्किटेक्चर और सब कुछ ये प्रोवाइड करेगा. जैसे इफ आई गो टू जस्ट इमेजेस ऑफ दिस, यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये मेरे पास YII फ्रेमवर्क है. अब जब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, सो यहाँ पे आपको देखो बेसिक कम्युनिटी, ये गाइड बताया हुआ है. ओके, लेट्स गो टू गाइड. सो यहाँ पे आपको गाइड दिया हुआ है.
स्टार्ट कैसे करना है, बराबर है। एंड व्हाट डू यू नीड टू नो, इंस्टॉलिंग YII, बराबर है। से हेलो, वर्किंग विद फॉर्म्स, वर्किंग विद डेटाबेस, हर एक के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको कोई कोड जनरेट करना है, कोई स्क्रिप्ट जनरेट करना है, एप्लीकेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। एंड व्हेन वी इंस्टॉल इट, जैसे मैंने यहाँ पे ये इंस्टॉल किया, तो ये देखो, ये इंस्टॉलेशन ये होने के बाद में बेसिक आपके पास क्या क्या चीजें रेडी रहेंगे। गेट स्टार्टेड विद YII यहाँ पे आपको मिल गया। और क्या चीजें आपको रेडी मिलेंगे जब आप फर्स्ट टाइम सिर्फ इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो रनिंग द एप्लीकेशन, वो यहाँ पे दिया हुआ है कैसे वर्क होगा, है ना, कहाँ पे क्या चीज कैसे लिंक हो रहा है, ये देखो ये डायग्राम दिया हुआ है। ऐसे कुछ डायग्राम्स हम लोग भी बनाते हैं। तो ये सारा चीज जो है ये स्टैंडर्ड वे में उसने दिया हुआ है, ये आपका काम सिंपल करके दे रहा है आपको, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको बोला है सेइंग हेलो, तो यहाँ पे क्रिएटिंग एन एक्शन, कोई एक सिर्फ हेलो मैसेज प्रिंट करने के लिए, और वो आप कैसे करेंगे, तो ये आपका आउटपुट स्क्रीन है जहाँ पे आपको सिर्फ एक हेलो मैसेज दिखेगा। और उसके साथ में देखो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे, व्हेन आई इंस्टॉल दिस फ्रेमवर्क, आपके पास यहाँ पे एक होम पेज रेडी है, एक अबाउट पेज रेडी है, आई थिंक विजिबल है या नहीं पता नहीं, एक कॉन्टेक्ट पेज है और एक लॉगिन पेज। Simple as well. Yes, so these are the points, these are the pages, these are the web pages which are already created from this framework, that is YII. Yes it is, ठीक है, PHP फ्रेमवर्क है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सो अब क्या हो गया कि these are the basic pages, मोस्ट बेसिक पेजेस जो एवरी वेबसाइट पे, मोस्ट ऑफ एवरी वेबसाइट पे विल फाइंड। सो दोज थिंग्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड फ्रॉम देयर एंड, जो आपको यहाँ पे रेडी फैसिलिटी मिल रहा है, प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम देयर एंड, प्लस बेसिक GUI इज प्रोवाइडेड फ्रॉम देयर एंड। स्टैंडर्ड GUI क्या होना चाहिए, प्लस अ वेरी ह्यूज लाइब्रेरी। तो इसको छोड़ के और कोई फंक्शंस भी अगर मुझे यूज करना है ना, तो दोज फंक्शंस आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड फ्रॉम देयर साइड, गेटिंग। तो उसके ऊपर भी मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दोज फंक्शंस आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड फ्रॉम देयर एंड, आई ओनली सपोज टू इनहेरिट दोज फंक्शंस और दोज प्रोग्राम्स फ्रॉम दिस लाइब्रेरी। अब बेनिफिट क्या होता है, हम लोगों ने C++ या आई कैन से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़े, उप्स लैंग्वेजेस पढ़े हम लोगों ने, वी हैव स्टडीड DBMS या आई कैन से RDBMS। इसमें कुछ फंक्शन पढ़े, इसमें पढ़े, और उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर को कैसे मेंटेन करते हैं ये पढ़ा। अब इसमें जो भी कुछ थियरी टॉपिक और टेक्निकल थिंग्स विच आर गिवन हियर, वो हम लोगों ने ये सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में ही समझा। वी हैव नेवर वर्कड प्रैक्टिकली ऑन दिस। तो इसका ड्रॉबैक क्या होता है, व्हेन वी ट्राई टू डेवलप अ प्रोजेक्ट, तो ये सारे इसमें जो भी कुछ चीजें पढ़े हैं, जैसे उप्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, प्लस इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, देन बाकी के जो हम लोग उसमें कंसेप्ट पढ़ते हैं कि आप चाइल्ड क्लास बनाएंगे, फंक्शंस में आप पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड रखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें। देन डेटाबेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉर्मलाइजिंग द डेटाबेस, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देन कॉर्ड्स, 12 रूल्स, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। ये प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है वो पता नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ओके रिक्वायरमेंट गैदर करना है, ये वो ये सब समझा हम लोगों ने, फाइनली डेवलप कैसे करना है पता नहीं है। तो हम लोग अलग अलग ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट बनाने में उसको अप्लाई कैसे करते हैं ना, ये हम लोग को पता नहीं रहता है। तो अभी मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस पढ़े, जैसे मैंने एक जावा पढ़ा, C++ पढ़ा, PHP बेसिक पढ़ा, देन उसके बाद में अभी नेक्स्ट टाइम में ASP.NET पढ़ूंगा। तो इसमें से अभी कौन सा लैंग्वेज यूज करूं मैं, डेटाबेस में मैंने एक डेटाबेस पढ़ा, लेकिन वो डेटाबेस ये लैंग्वेज के साथ बेस्ट सूटेबल होगा क्या नहीं, वो मुझे पता नहीं है। सो वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, सब टुकड़े टुकड़े में सीखा है। ये सारे टुकड़े को जमा करके एक फाइनल प्रोजेक्ट कैसे बनाना है,
और वो प्रोजेक्ट बन भी गया अगर, तो उसमें क्वालिटी लेवल क्या होगा ये हम लोगों को पता नहीं है. सो फॉर दैट रीजन हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, वी ट्राई टू वर्क विद दिस, मतलब वी ट्राई टू implement or we try to develop our project using such frameworks जिन्होंने ये सारे सब्जेक्ट्स के जो क्रक्स है उसको कंबाइन करके अपने सालों के एक्सपीरियंस से ये फ्रेमवर्क बनाए. तो जब आप ये फ्रेमवर्क सीख के इसको फॉलो करके व्हेन वी डेवलप एनी प्रोजेक्ट, तो ये जो भी टुकड़ों टुकड़ों में हम लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सबका जो मेन थियरी, मेन जो कंसेप्ट, मेन जो एडवांटेजेस थे वो सारे आपके अचीव हो गए यहाँ से. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, ये बेनिफिट होता है इसका. तो अगर मुझे कोई एक सॉफ्टवेयर में क्वालिटी लाना है, मतलब सेफ्टी आएगा, सिक्योरिटी आएगा, अगर फ्यूचर में चाहिए तो वापस उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है मुझे कि फ्यूचर में मैं वापस नए फंक्शंस इजीली ऐड कर सकूं, उसके डिजाइन सिंपल होने चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए, प्लस which functions are important for developers, which functions they are not using, उसका एक एनालिसिस मुझे मिलना चाहिए. तो वो आपको यहां से मिल सकता है. लेट्स सपोज आई एम यूजिंग वन वर्डप्रेस वेबसाइट. तो वर्डप्रेस में अगर आप देखेंगे वी हैव एनालिटिक्स डैशबोर्ड, सेम वे गूगल एनालिटिक्स होता है. सो यहाँ पे क्या मिलेगा, जब मैं कोई एक वेबसाइट बना रहा हूँ तो वो वेबसाइट लाइव करने के बाद में उस पर कितने यूजर्स जो है वो विजिट कर रहे हैं, विजिटर्स कितने हैं, कौन से फंक्शंस, कौन से वेब पेजेस वो ज्यादा यूज कर रहे हैं, कौन से फंक्शंस या वेब पेजेस वो यूज ही नहीं कर रहे हैं. तो मैंने आपको जो वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो बताया, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे हाउ मेनी विजिटर्स वी हैव, और ये जो विजिटर्स है उन्होंने कौन से फंक्शंस सबसे ज्यादा यूज किए, बराबर है. और उसके बेस के ऊपर हम लोग नए फंक्शंस अगर ऐड करने हैं या कोई एक फंक्शन जो विजिटर्स या यूजर्स आपके यूज नहीं कर रहे, इसको आपको क्या करना है, वी सपोज टू एलिमिनेट दोज फंक्शंस. सो वो हम लोगों को इंफॉर्मेशन ये एनालिटिक्स से मिल सकता है. सो फॉर दैट रीजन वी हैव दिस एनालिटिक टूल्स अवेलेबल विद अस. देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, next we have is a similar type of thing with Google Analytics. So जो मैंने आपको वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो बताया, तो उसमें कौन से फंक्शंस यूजर्स यूज कर रहे हैं, कौन से फंक्शन यूजर यूज नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा. अगर मेरा वर्डप्रेस में वेबसाइट बना है तो वर्डप्रेस का एनालिटिक डैशबोर्ड रहेगा, और अगर गूगल में बना है तो गूगल का एनालिटिक डैशबोर्ड ऐसा कुछ रहेगा. सो बेस्ड ऑन दिस वेबसाइट या आपका मोबाइल ऐप है तो दोनों का एनालिसिस आपको यहां से मिलेगा. कौन से फंक्शन कितने यूज हुए, कौन से फंक्शन यूज नहीं हो रहे, कहां पे यूजर ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, कहां पे यूजर ने बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं किया. based on this we will be defining value to cost ratio. Remember we cannot directly ask customer कि कौन से फंक्शन का वैल्यू कितना ज्यादा है उसके लिए. मैंने आपको समझाया तब आपको थोड़ा भी बेसिक समझाया. कस्टमर जिसको टेक्निकली पता ही नहीं है, हाउ कैन वी आस्क कस्टमर, वी कैन ओनली आस्क कस्टमर टू रेट आवर एप्लीकेशन. आई कैन नॉट आस्क कस्टमर टू रेट इंडिविजुअल फंक्शंस which are present on our application. So this type of analytic tools, this type of analytics are required, जिसका हेल्प लेके विल बी फाइंडिंग वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो, जिससे हम लोग को पता चलेगा विच फंक्शंस वी सपोज टू इम्प्लीमेंट मोर एंड विच फंक्शंस वी सपोज टू एलिमिनेट. क्योंकि आपने तो बना दिए, आप डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी अच्छे बने, बट कस्टमर उसको यूज नहीं कर रहा है. तो कस्टमर अगर उसको यूज नहीं कर रहा है देन दोज ऑफ नो यूज. सेम वे आप अगर कोई एक एप्लीकेशन बना भी रहे, लाइक वी हैव जीमेल का वी हैव डैशबोर्ड. सो अब देखो जीमेल में अगर आप देखेंगे प्रीवियसली वी वे यूजिंग जीमेल, तो वो टाइम पे सिर्फ आपके पास है ना ऐसा ईमेल फैसिलिटी आपको दिखता था, ठीक है. बट धीरे धीरे बाद में आप अगर देखेंगे जीमेल हैज डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू प्राइमरी, देन सोशल, प्रमोशनल ईमेल एंड कोई अपडेट्स, है ना.
प्राइमरी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सोशल, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टा से जो आ रहा है वो यहाँ पे आएंगे। प्रमोशन फालतू के जो टाइम पास वाले आ रहे हैं, इस पे इतना डिस्काउंट, इस पे इतना डिस्काउंट, वो आपका कोई ईमेल कम्युनिकेशन किसी के साथ चल रहा है, उसका कोई अपडेट आ रहा है, वो आप अलग से फेच आउट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे मेरे पास गूगल मीट, वो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। देन ये साइड पे गूगल कैलेंडर दे दिया है, ठीक है, गूगल का कैलेंडर यहाँ पे अवेलेबल है। सो इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीपल थिंग्स दे हैव प्रोवाइडेड, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम जीमेल का जो ईमेल फैसिलिटी है और जो बेसिक लेआउट यहाँ पे आपको दिख रहा था, दिस रिमेन्स सेम। बाकी फंक्शंस आपने कहीं पे कितने भी बढ़ाए रहेंगे, लेकिन ये जो ईमेल मुझे स्टार्टिंग में दिख रहा था सेम वे में यहाँ पे दिख रहा है। अभी भी मैं प्राइमरी सेकेंडरी किसी पे भी क्लिक करूँ तो भी मुझे वो सेम फैसिलिटी मिलेगा, और उसके हिसाब से मैं अपना खुद का कैटेगराइजेशन भी कर सकता हूँ ये ईमेल्स पे। तो ये क्या हो गया, दिस इज वन वे जहाँ पे आप चीज़ों को क्वालिटी वाइज बेटर बना रहे हैं और यूजर के लिए यू मेक थिंग्स मोर सिंपल। अब डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें डिफिकल्ट है, लेकिन यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपका क्या हो गया, क्वालिटी इंप्रूव हो गया। क्यों? बिकॉज आपके ईमेल अभी फिल्टर आउट होके आपको दिख रहा है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, जब हम लोगों के पास ऐसे सेग्रीगेशंस नहीं थे, तो प्रॉब्लम क्या होता था कि मुझे कोई एक ईमेल आया बहुत काम का है, लेकिन ये प्रमोशनल सोशल सब ईमेल में वो मिक्स हो गया, तो कभी कभी आपको मिलता ही नहीं था वो। कोई मेरा किसी के साथ ईमेल कम्युनिकेशन चल रहा है, तो अपडेट्स में वो अलग, अगर अलग से दिखेगा तो मैं इजीली फाइंड आउट कर पाऊंगा ना। गूगल फॉर्म्स, यहाँ से मैं वो फाइंड आउट कर सकता हूँ, लिंक कर सकता हूँ। गूगल मीट है मेरा, तो कैलेंडर पे मैं देख सकता हूँ। सो देखो साइड में आपको फंक्शंस दिए, गूगल हैंगआउट, गूगल मीट, यहाँ से आप कर सकते हो, चैट करना है यहाँ से कर सकते हो, लेकिन बेसिक ईमेल फंक्शंस रिमेन्स द सेम। सो दैट मीन्स आप क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, आप फंक्शनलिटी इंप्रूव कर रहे हैं, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेन उसका जो मेन थंब रूल, मेन जो उसका पर्पस है, वो कहीं ना कहीं वॉश आउट नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। सो जीमेल का मेन काम क्या है, ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। सो वो कितने भी एडवांस फंक्शन दे दे, लेकिन ईमेल फैसिलिटी पहले जितना सिंपल था उतना ही सिंपल आज भी है। गेटिंग? बाकी की चीजें आपको जो प्रोवाइड करेगा दैट इज एक्स्ट्रा, आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन नए फंक्शंस प्रोवाइड करने के चक्कर में पहले के जो आपके मेन उसके जो कोर फंक्शंस है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और साथ में हम लोग परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं उसका। This is what we mean by quality. Who is this? Please put yourself on mute. तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे आए तो आपको यहाँ पे देखो पता चलेगा what is quality. Quality means the simplicity, means that the product should meet its specification. This problematic for a software. There is a tension between customer quality requirement and developer quality requirement, जो मैंने आपको बता दिया। कस्टमर साइड से जो भी फंक्शंस वो यूज कर रहा है वो एफिशिएंट होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, मतलब फेलियर नहीं आना चाहिए। लाइक हम लोगों ने ओला का एग्जाम्पल लिया, तो अब एक साथ अगर एक राइड, मॉर्निंग टाइम है, पीक आवर्स है, अब एक ही राइड अगर दो लोगों ने बुक कर लिया तो क्या हो गया, फेलियर हो गया। या तो कोई एक को मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा। सो रिलायबिलिटी शुड बी देयर। कभी कभी व्हेन आई ट्राई टू बुक अ राइड, आपको बताता है कि ओके 3 और 4 राइड्स आर अवेलेबल नियर माय लोकेशन, लेकिन जब मैं बुक करने की ट्राई करूंगा तब तक में शायद सारे बुक हो गए, या फिर एक ही राइड अवेलेबल था वो बुक हो गया। तो अभी वो सर्च करेगा 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 और बाद में अगर नहीं होगा तो दैट्स अ फेलियर फॉर मी। सो यहाँ पे आपको देखना है कि एफिशिएंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे बताया राइड कंफर्मेशन लेकिन ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन मिला ही नहीं है, या फिर मुझे बताया कि ओके राइड बुक हो गया है, इट विल टेक लाइक 5 मिनट्स ड्राइवर को आप तक पहुंचने में, लेकिन एक्चुअल जो ड्राइवर को टाइम लगा वो 15 मिनट्स का लगा या इवन मोर। सो क्या हो गया, अगेन अ मिसमैच। देन मुझे उसने जो टोटल मेरा राइड के चार्जेस बताया वो सपोज 300 रुपीज बताया, लेकिन फाइनली जब मेरा राइड कंप्लीट हुआ तो वो चार्जेस 500 हो गए। अगेन दैट्स अ फेलियर। सो रिलायबिलिटी होना चाहिए, दैट्स फर्स्ट थिंग। देन सपोज मैंने राइड के टाइम पे मैंने ऑनलाइन पे किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, लेकिन जब मैं बाहर निकला तभी ये ऑनलाइन पेमेंट जो है ये ड्राइवर को रिसीव ही नहीं हुआ, तो वापस मुझे कैश में भी पे करना पड़ा। सो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम।
सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको क्या बोला है, सम क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स आर डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई, जहाँ पे एम्बिग्विटीज होते हैं, कंफ्यूजन होता है कि क्या फंक्शन हम लोग रखें। अब एम्बिग्विटी का मतलब क्या है, मैंने ऑनलाइन पे किया, बाद में फिर भी मैं कैश में पे कर रहा हूँ, सो दैट इज देन एम्बिग्विटी। नाउ सम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस आर यूजुअली इनकम्प्लीट एंड ऑफन इनकंसिस्टेंट, काम के ही नहीं रहते, आपको जरूरी ही नहीं है, तो वैसे फंक्शंस नहीं रखने हैं। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव अ प्रोसेस एंड अ प्रोडक्ट। प्रोसेस जितना सिंपल रहेगा, प्रोडक्ट मतलब फाइनल सॉफ्टवेयर उतना प्रॉपर चलेगा। प्रोसेस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट प्रोसेस, जो SDLCs की हम लोग बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, STLCs सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। दो पॉइंट्स रहते हैं, लाइक इफ आई सर्च हियर वी मॉडल, सो देखो हम लोगों ने SDLC एक डिस्कस किया है, तो उसके अंदर और एक SDLC जो आता है वो आता है वी मॉडल का आता है, ये हम लोग डिस्कस करना रह गया था। सो वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज दिस दिस पॉइंट। मैं आपको इसके लिंक भी शेयर कर दूंगा, सो आई जस्ट शेयर दिस लिंक एज वेल विथ यू। सो यहाँ से आपको ये वाला वी मॉडल पढ़ना है, रिमेंबर नोट्स में वो नहीं है, आपको ये पढ़ना है। सो वी मॉडल के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स देखो ध्यान से, वी हैव दिस मॉडल नाउ, ओके। अब ये मॉडल क्या पॉइंट्स पे बात कर रहा है, क्या चीजें यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आई जस्ट क्लोज इट, वी कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस वन। सो क्या क्या पॉइंट्स पे बात कर रहा है, नाउ ऑन वन साइड ऑफ दिस डायग्राम, आई जस्ट डू वन थिंग, आई कॉपी दिस डायग्राम, okay, now this diagram is visible, I think. Just 1 minute, huh? Okay, so we'll discuss from here itself. अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, we have one point here, like we have requirement analysis. तो ये वाला जो आपका साइड है, ठीक है, ये SDLC है, ध्यान से देखना, और ये वाला जो आपका साइड है ये STLC है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या आएगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन के बाद आर्किटेक्चर डिजाइन आएगा, बाद में डिटेल डिजाइन बोलो या मॉड्यूल डिजाइन बोलो, ये आएगा। उसके बाद में यहाँ पे कोडिंग आ गया, कोडिंग के बाद में वी हैव यूनिट टेस्ट, तो मॉड्यूल डिजाइन किए थे, दिस मॉड्यूल्स आर इटसेल्फ अ यूनिट और पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट टेस्टिंग में विल वेरीफाई द यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल
टेस्ट में आई विल बी इंटीग्रेटिंग वन यूनिट और वन मॉड्यूल विद अदर मॉड्यूल, और जहां पे हम लोग आर्किटेक्चर डिजाइन में हम लोगों ने यहाँ पे बताया था कि वी विल बी हैविंग 5 और 6 मॉड्यूल इन आर प्रोजेक्ट, तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आर्किटेक्चर डिजाइन होगा। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, जितने भी सारे मॉड्यूल्स है सारे मॉड्यूल्स साथ में आ गए आपके, दैट्स अ सिस्टम टेस्ट। और उसके बाद में सबको अगर मैं साथ में रख के एज अ सिंगल सॉफ्टवेयर अगर मैं चेक करूंगा तो कैसे चीजें वर्कआउट होंगे ना, वो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। दैट इज द सिस्टम डिजाइन, उसके अंदर सिस्टम टेस्ट आएगा। और फाइनली स्टार्टिंग में आपने जो रिक्वायरमेंट एनालाइज किए थे, वो रिक्वायरमेंट से फाइनल जो सॉफ्टवेयर क्लाइंट के पास जा रहा है, तो वो क्लाइंट वो सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, वो किस में आएगा, एक्सेप्टेंस टेस्ट। मतलब स्टार्टिंग में जो रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने जमा किए थे और फाइनली यूजर को आप जो सॉफ्टवेयर हैंडओवर कर रहा है वो मैच हो रहा है क्या, नहीं। तो ये 2 पॉइंट्स चलते हैं आपके, जिसमें SDLC एंड STLC आता है। तो ये अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आपका क्वालिटी जो है वो अचीव होने के चांसेस ज्यादा हो गए। नाउ रिमेंबर, ये जो भी इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया बहुत बार, तो ये मैं डायग्राम वापस पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, यू सपोज टू रीड इट। और हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो अब देखो क्वालिटी में आपको क्या बोला है, quality simplicity means that the product should meet its specification. This is a problematic for software systems, like there is a tension between customer quality requirement and developer quality requirement. तो उसको आपको solve करना है। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी में प्रोसेस मतलब आप अगर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर आई एम यूजिंग अ प्रोसेस जो आपको YII फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, यूजिंग PHP लैंग्वेज एंड MySQL एज अ बैकएंड। ओके, सो ये आपका प्रोसेस हो गया। सो मैंने क्या बोला, वी हैव अ प्रोसेस, वी हैव अ प्रोडक्ट दैट इज अ सॉफ्टवेयर, और उसके लिए मैं कोई फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा हूँ, या वो फ्रेमवर्क, अब फ्रेमवर्क जो है ना वो इनबिल्ट उनके पास SDLC टेक्निक अपने खुद के होते हैं। तो आप जब वो फ्रेमवर्क सीखते हैं और उसके थ्रू आप डेवलपमेंट करते हैं तो आपका वो SDLC ऑटोमेटिक फॉलो हो रहा है। थोड़ा मेहनत हम लोग को ऑफकोर्स करना ही पड़ता है, डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगा, लेकिन डिजाइंस जो रहेंगे और रिक्वायरमेंट जो रहेगा वो तो आपको अलग से करना पड़ेगा, वो नहीं करके दे रहा है, तो डेवलपमेंट में आपको हेल्प कर रहा है वो। तो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे थे, क्वालिटी ऑफ अ डेवलप्ड प्रोडक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्शन process. The good process is usually required to produce a good product. For manufacturing goods, this link is straightforward. Now, but for a software, this link more complex. Like यहाँ पे आपको एक point दिया हुआ है, like we have this point. We have first is product based quality. Define a process, मतलब क्या steps follow करेंगे to develop a product. Then उसके बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, assess the product quality, कि अगर ये प्रोसेस अगर फॉलो किया तो जो रिक्वायर्ड क्वालिटी लेवल है मार्केट में हम लोग के कॉम्पिटिटर्स के सामने वो अचीव होगा। इफ क्वालिटी इज ओके, स्टैंडर्डाइज करेंगे ये प्रोसेस को, क्वालिटी अगर फिर भी अचीव नहीं हो रहा है, इंप्रूव द प्रोसेस, अगेन डेवलप द प्रोडक्ट, है ना। और ये वे में सेम हम लोगों का काम चलते रहेगा। मतलब यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्वालिटी असेस करने का मतलब यहाँ पे टेस्टिंग चल रहा है। सो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी फैक्टर क्या है, आपके क्या क्या चीजें यहाँ पे डिफाइन होंगे। प्रोसेस क्वालिटी क्या है, मतलब आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसमें हर किसी का टास्क कितना प्रॉपरली डिफाइन है, जो आप SDLC फॉलो कर रहे हैं वो कितना क्लियरली बताया हुआ है, लोग जो आपने अपॉइंट किए हैं, सो वी सपोज टू सिलेक्ट राइट पीपल फॉर द जॉब। अगर कोई डेवलपर में इंटरेस्टेड है तो उसको वहां पे ही रखो, और उन्होंने अपने काम कितने एफिशिएंटली किए। देन कॉस्ट, टाइम एंड शेड्यूल, एंड उसके आगे डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कौन सा यूज किया, ये सारे आएंगे, बराबर है। तो क्वालिटी फैक्टर्स क्या आएंगे, फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट विद एवरेज कैपेबिलिटी द डेवलपमेंट प्रोसेस डिटरमाइंस द प्रोडक्ट क्वालिटी, है ना, एवरेज क्वालिटी तो आना चाहिए। फॉर स्मॉल प्रोडक्ट कैपेबिलिटी ऑफ अ डेवलपर इज मेंटेन डिटरमाइन, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है, तो वहां पे आपको समझने की, वहां पे आपको उसको बेटर बनाने की जरूरत होती है। प्रैक्टिकल प्रोसेस, डिफाइन अ प्रोसेस, स्टैंडर्डाइज, मैनेजमेंट मॉनिटर करेंगे, रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर कोई प्रैक्टिसेस अगर हम लोग को ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा है तो विल जस्ट से कि दिस प्रोसेस इज अनअप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट फॉर आवर प्रोसेसेस, तो उसको यूज मत करो। दैट्स इट। उसके बाद में आता है क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज, जिसके अंदर आपके 3 पॉइंट्स आएंगे, क्वालिटी अश्योरेंस,
क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल। स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या बोला है? क्वालिटी मैनेजमेंट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम। छोटे प्रोजेक्ट जो रहेंगे, नाउ रिमेंबर वी हैव कैटेगरीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने कौन से कैटेगरीज बनाए थे सॉफ्टवेयर्स के? वन इज कंपल्सरी, बराबर है। सेकेंड इज वॉलेंटरी, कंपल्सरी और वॉलेंटरी। नेक्स्ट क्या आएगा? क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल। देन उसके बाद में कौन से थे हम लोग के? वॉलेंटरी, कंपल्सरी, वॉलेंटरी, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, और एक कोई तो था ना, भूल गया मैं। एनीवन, कौन सा था दूसरा? एनीवन? कंपल्सरी, वॉलेंटरी, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, और थर्ड कोई तो एक था, हाँ, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो अब यहाँ पे इसके बेस के ऊपर हम लोग क्वालिटी डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम सॉफ्टवेयर फॉर गवर्नमेंट लाइक जीएसटी फाइलिंग। तो ये जो जीएसटी फाइलिंग सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर ये देखो, दिस इज क्रिटिकल टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्लस कंपल्सरी है ना, और एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। कोई स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हम लोगों ने नहीं यूज किया, हर किसी के पास आपको नहीं मिलेगा। तो ये टाइम पे इसके ऊपर क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको मैं कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करूंगा, इसको और यूज़र फ्रेंडली बनाऊंगा, इसका ज़रूरत इतना नहीं होता है गवर्नमेंट को, बिकॉज आप इसको और सिंपल ना भी बनाओ, इफ़ वी डोंट मेक इट मोर सिंपल, still people are going to use it because this is the compulsory software. But अगर we have Facebook और let's suppose we have Gmail एंड मेरे पास याहू मेल है, तो अब क्या होगा? जीमेल के अंदर कोई फैक्टर्स जो है वो बहुत इजीली ऐड होंगे, है ना। जीमेल के अंदर कोई फैक्टर्स बहुत इजीली ऐड होंगे यहाँ पे। अगर वो फैक्टर्स या वो क्वालिटी यहाँ पे वो मेंटेन नहीं कर पाया, तो याहू विल टेक ओवर द मार्केट। सो इनके लिए क्वालिटी फैक्टर्स पे सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। सेम वे वी हैव Zoom for online learning, Google Meet and MS Team हम लोग के पास है। Now if one misses any technology और कहीं पे एक जगह पे अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया, I have two other options or WebEx, that is one more option. So these are the most popular option we have in today's time. तो if I am working with Google Meet, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर if I am facing some failure, तो I can easily switch to this one or this one or this one, है ना। This one is quite complicated और difficult for many users, तो वो mainly stick करता है Zoom पे या फिर MS Team पे। आपके बहुत सारे जो वर्चुअल इवेंट्स होता है वो यहाँ पे Zoom पे होता है। गूगल मीट टीचिंग के लिए, MS टीम पूरा आपको एक सिस्टम अगर हैंडल करना है उसके लिए, तो वी हैव मल्टीपल सच ऑप्शंस। तो आपको अगर कंपटीशन में रहना है, देन मेंटेनिंग अ क्वालिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू, और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करना अगेन अ कंपल्शन फॉर यू। सो क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या बोला है? क्वालिटी अश्योरेंस। जितना अगर आपको, जैसे अगर मैं MS टीम यूज कर रहा हूँ, तो MS टीम जो मुझे क्वालिटी अश्योर कर रहा है, अब वो रिटर्न नहीं है, लेकिन जब मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है ना क्या क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहा है। रिटर्न में उसने लिख के नहीं दिया है मुझे। सेम वे क्वालिटी प्लानिंग करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल आएगा एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब आएगा। देन क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या दिया है? वी हैव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस, और जैसे जैसे डेवलपमेंट चलते जाएगा, देखो
डेवलपमेंट के पहले ही क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी प्लान ये पहले ही बन जाता है, बाद में डेवलप हो रहा है, और उसके बाद में फिर भी आपका क्वालिटी रिव्यूज रिपोर्ट्स उसके जनरेट होते रहते हैं आफ्टर एवरी डेवलपमेंट. So we have developed one project in 5 parts, first, second, third, fourth and fifth. और वो सब टाइम पे आप क्वालिटी चेक कर रहे हैं बाय टेस्टिंग एंड अदर पॉइंट्स. सो अगर आपने ये वेरीफाई नहीं किया, ये मेंटेन नहीं किया, तो आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो आगे निकल जाएंगे. ऑफ कोर्स वो तो सेम है. क्वालिटी अश्योरेंस एंड स्टैंडर्ड्स. सो क्वालिटी अश्योरेंस में आपको क्या बोला है, स्टैंडर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट. जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी फॉलो एनकैप्सुलेशन पैटर्न, दैट इज डेटा हाइडिंग. देन रिपीटेशन ऑफ पास्ट मिस्टेक्स, वी सपोज टू अवॉइड इट. देन फ्रेमवर्क यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया, जो ऑटोमेटिकली क्वालिटी अश्योर कर रहे हैं फॉर अ प्रोसेसेस जो आप डेवलप करेंगे. और एक स्टैंडर्ड जो है, कंप्लायंस स्टैंडर्ड जो है, वो वापस यहाँ पे ऑटोमेटिक अचीव हो जाएंगे. दे प्रोवाइड कंटिन्यूटी, अ न्यू स्टाफ कैन अंडरस्टैंड. अब देखो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है. कभी कभी इफ वी हैव अ प्रोजेक्ट जो 3 years चलने वाला है एंड वी हैव अ स्टाफ, अब ये जो स्टाफ है वो एवरी ईयर या 2 साल में चेंज हो रहा है, तो उसके बाद जो न्यू स्टाफ आ रहा है ना, उसको भी ये स्टैंडर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स जो है वो समझ में आने चाहिए. बिकॉज आप अगर कोई एक बहुत यूनिक स्टैंडर्ड अपने खुद के फॉलो कर रहे हो, जो इंडस्ट्री में चल रहा है वैसा अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कोई न्यू स्टाफ अगर एक्सपीरियंस भी होगा, जैसे कोई टीसीएस से सपोज इन्फोसिस में आया, अब द प्रोसेस विच इज फॉलोड बाय टीसीएस इज टोटली डिफरेंट, बट अ स्टैंडर्ड प्रोसेस इज फॉलोड बाय इन्फोसिस जो विप्रो में भी काम कर रहा है, देन जो हम लोगों का टेक महिंद्रा में भी काम कर रहा है, या और कोई जो एल&टी है वहां पे भी काम कर रहा है. सो अब क्या होगा, टीसीएस में से कोई आया हुआ अगर एक्सपीरियंस पर्सन भी है, तो उसको इन्फोसिस में डायरेक्ट एक्सपीरियंस डेवलपर का जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि वापस इनको भी उसको ट्रेन करना ही पड़ेगा. एंड अगर कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उसमें तो हम लोग टीसीएस से आए हुए एम्प्लॉय को डाल ही नहीं सकते. सो दैट्स वाई जो आपका प्रोसेस है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए. तभी तो अगर विप्रो छोड़ के अगर कोई टीसीएस में आ रहा है, तो अगर जैसा स्टैंडर्ड प्रोसेस आपका यहाँ पे चल रहा है वैसा ही कुछ यहाँ पे चलेगा, तो आप इजीली यहाँ पे भी वो चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं. लेकिन आप कुछ अलग ही अपना वे में डेवलप कर रहे हैं, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. देन वी हैव क्वालिटी स्टैंडर्ड लाइक प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोसेस स्टैंडर्ड्स. प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या बोला है, अ स्टैंडर्ड में भी इंटरनेशनल, नेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं. प्रोडक्ट स्टैंडर्ड में हम लोग क्या बात करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड कैन बी इंटरनेशनल, जैसे अभी फेसबुक है, तो फेसबुक नेशनल, इंटरनेशनल हर एक जगह पे चल रहा है. ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक या प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं हम लोग के अलग. तो आपको ये देखना रहता है. हम वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सोशियो टेक्निकल सिस्टम. यहाँ पे वापस आपको क्वालिटी का मतलब क्या रहेगा, तो आपको उनके कल्चर, उनके रिस्पेक्ट में ही आप चीज़ें अगर बता रहे हैं, तो वो फिर यहाँ पे अचीव होगा सोशियो टेक्निकल में. वो पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे. प्रोडक्ट एंड प्रोसेस. प्रोडक्ट मतलब अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर, प्रोसेस मतलब अ स्टेप्स, अ स्टैंडर्ड विच वी फॉलो टू डिजाइन और डेवलप द सॉफ्टवेयर. प्रोडक्ट एंड प्रोसेस स्टैंडर्ड क्या बोला है यहाँ पे, देखो आपको एक टेबल दिया हुआ है. इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डिजाइन रिव्यूज करेंगे, यहाँ पे भी डिजाइन रिव्यू कंडक्ट होगा. यहाँ पे ये फॉर्म होगा देखो, जिसके अंदर हम लोग डिजाइन रिव्यू सबमिट करेंगे, और ये जो आपने प्रोसेस फॉलो किया उसके ऊपर ये डिजाइन, ये फॉर्म देंगे हम लोग, और आप अपने रिव्यूज यहाँ पे ऐड करेंगे ये फॉर्म में. देन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, और आप प्रोसेस में क्या करेंगे, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसमें से जितना अभी डेवलपमेंट करना है वो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करेंगे, जिसके ऊपर आपका आगे डेवलपमेंट प्रोसेस चलेगा. यहाँ पे आपका मेथड हेडर फॉर्मेट में डिफाइन किया रहेगा. यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वर्जन्स बताएंगे, क्योंकि ये मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं. लाइक वी आर फॉलोइंग स्पाइरल अप्रोच या वी मॉडल जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया. तो उसमें से सपोज वी मॉडल यूज करके मैंने प्रोजेक्ट बनाया था 1.1, अभी उसको अपडेट करके मैंने 1.2 किया, उसको अपडेट करके वापस 1.3 किया, वापस उसमें अपडेट हुआ 1.4, 1.5. सो ये वे में धीरे धीरे जैसे अपडेट्स होते जाएंगे, फंक्शंस बढ़ते जाएंगे, सर्टन फंक्शंस हम लोग अपडेट करते जाएंगे, वैसा ये वर्जन अपडेट होगा. वर्जन अपडेट करने का जरूरी क्यों है, बिकॉज ये प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस में जो भी इन्वॉल्व रहेंगे सबको पता होना चाहिए कि करंटली वी आर वर्किंग ऑन 1.7 और मेरे कंप्यूटर पे जो वर्जन है वो 1.5 है. मतलब आई एम नॉट ऑन अ करंट वर्जन, तो मैं सबसे पहले अपना वर्जन को अपडेट करूंगा. वी यूज गिटहब टाइप सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सॉरी,
टू डेवलप आर प्रोजेक्ट, जहाँ पे अगर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो वो आपको ऑनलाइन आपके पास गिटहब में वो सेम अपडेट्स मिल जाएंगे। जावा प्रोग्रामिंग स्टाइल यहाँ पे मैंने बोल दिया, यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट प्लान अप्रूवल प्रोसेस में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जावा के थ्रू हम लोग बनाने वाले, तो उसके लिए मेन फ्रेमवर्क कौन सा है जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे जिससे स्मूथली हम लोग का काम हो सके। प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर्मेट, देन अगर चेंजेस अगर हुए तो हम लोग क्या करेंगे वो यहाँ पे आएगा। चेंज रिक्वेस्ट का फॉर्म रहेगा, लेकिन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग भी रिकॉर्ड करेंगे कि चेंजेस के बाद में आपका वापस टेस्टिंग कैसा आ रहा है, पहले जैसे चीज़ें वर्क कर रहे थे वैसे कर रहा है, या पहले से और बेटर हो गया, या पहले से क्वालिटी और पुअर हो गया। प्रॉब्लम विद स्टैंडर्ड, दे मे नॉट बी सीन एज ए रेलिवेंट, मतलब आप जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, हम लोगों ने क्या बोला, फॉर डिफरेंट सॉफ्टवेयर वी हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, तो आपको अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से अपना स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं करेंगे तो अगेन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है ना, सालों से हम लोग एक पुराने टेक्निक या टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, और उसका मेन रीजन क्या है कि जैसे आप देखो कि वी हैव हम लोग के पास कोई कार कंपनी है, सो सालों से वो पुराने मॉडल्स ही बना रहा है, अपडेट नहीं कर रहा है। जैसे आप देखो रॉयल एनफील्ड, अब वो बुलेट ही बना रहा है सालों से, पीपल लाइक दोज बुलेट्स, लेकिन थोड़े लोगों को उसका जो एक्सेसिव जो उसका नॉइज होता था वो पसंद नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, अपने मॉडल्स को अपडेट किया, है ना। तो टाइम टू टाइम अगर आप अपडेट करेंगे तो वो नए मॉडल्स जो है ना वो लोगों को पसंद आएंगे। पुराने बुलेट्स जो है वो लोगों को पसंद है, लेकिन इतने पसंद नहीं है कि हर कोई वो सिर्फ पुराने ही मॉडल यूज़ करेंगे जो बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बहुत ज़्यादा हैवी है, और उसके साथ में बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन कर रहा है। तो आपको क्या चाहिए, वो क्वालिटी तो चाहिए उसका, लेकिन अपडेटेड वे में चाहिए। जो फंक्शंस जो फीचर्स आपको दूसरे बाइक में मिल रहे हैं वो यहाँ पे आने चाहिए, नहीं तो लोग वो सेम चीज़ें परचेस नहीं करेंगे। तो वही सेम चीज़ है, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब देखो कि बुलेट का क्रेज़ जितना इंडिया में है उतना आपको बाकी जगह पे नहीं मिलेगा, है ना। तो इसके लिए आपको कोई प्रोडक्ट यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना क्रेज़ यहाँ के लोगों में उतना ही बाहर भी किसी के पास रहेगा। अगर हम लोग के पास ड्रीम 11 गेम है तो जहाँ पे क्रिकेट फैन ज़्यादा है वहाँ पे ही वो चलेगा, लेकिन जैसे जैसे अलग अलग हम लोग के 2020 आईपीएल मैचेस आते हैं, वैसे आपको वो गेम में भी अपडेट्स लाने पड़ेंगे, तभी तो लोग उसको यूज़ करेंगे ना, अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे। सो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट अप्रोच फॉलो करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग का अपडेट करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे अपडेट्स को फॉलो करते जाना है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करते जाना है। मार्केट में जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे, मार्केट में अगर प्रोजेक्ट जैसे और बेटर आ रहा है, वैसा सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और ये सब के लिए हम लोग के पास आईएसओ सर्टिफिकेशंस होता है। जैसे फिजिकल प्रोडक्ट के लिए हम लोग के पास आईएसआई मार्क होता है, वी हैव आईएसआई मार्क, वैसे ही यहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा। जैसे आप देखो वी हैव आईएसआई मार्क, तो आईएसआई मार्क जो है वो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे आता है। सो इफ आई से अ प्रोडक्ट विद आईएसआई मार्क, सो आपको देखो ये सारे प्रोडक्ट जो है ना वो आईएसआई मार्क के साथ में आता है। सो इफ सम प्रोडक्ट कम्स विद आईएसआई मार्क, मतलब क्या है, इट गिव्स मी सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, जो भी आप बोलो, है ना। तो मैं अगर कोई प्रोडक्ट अगर परचेस करूंगा तो मैं वहां पे आईएसआई मार्क देखूंगा। एग्जैक्टली सेम वे अगर मैं सॉफ्टवेयर कोई परचेस करूंगा ना तो मैं वो सॉफ्टवेयर के ऊपर आईएसओ मार्क देखूंगा, ठीक है। सो अब देखो वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर ये सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। अब ये सर्टिफिकेशंस जो है वो ऐसे ही नहीं मिलेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईएसओ मतलब इसने जो स्टैंडर्ड प्रोसेस बताया हुआ है डेवलपमेंट का, डिजाइनिंग का, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, वो सेम आर्किटेक्चर, वो सेम फ्रेमवर्क आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये आपके पास एक जनरेशन सूट है, तो ये अभी क्या करेंगे, ये आपको वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल सकता है ना, वैसे कोई सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे आपको एक बेसिक पॉइंट दिया हुआ है, इफ आई शेयर अगेन,
सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों को क्या पॉइंट्स पे बात किया कि हम लोग सर्टन कुछ पॉइंट्स फॉलो करके कैसे सर्टन क्वालिटीज जो है वो अपने प्रोडक्ट में भी अचीव कर सकते हैं. दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड फॉर नाउ. तो वही पॉइंट आपको फॉलो करने हैं कि हम लोग हमेशा वो क्वालिटी अचीव कर पाएंगे ये ज़रूरी नहीं है. तो उसके लिए अभी फिर हम लोग जो ऐसे कोई स्टैंडर्ड वेज जो होता है ना, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो होता है वो हम लोग फॉलो करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो आपको ISO 9000 सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड ये भी सर्च करता है, या फिर यहाँ पे आपको सर्टन ऐसे कंपनीज मिलेंगे जो डायरेक्टली आपको वो सेम स्टैंडर्ड फॉलो करने में हेल्प करेंगे, है ना. तो वो कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे. ये देखो ये अलग अलग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक सपोर्ट दे रहे हैं. तो आप डायरेक्टली इनके पास से सॉफ्टवेयर बना के ले रहे हैं, लेकिन आपको भी अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप ये जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं वैसे ही कुछ आप फॉलो करेंगे. सो ये देखो FDA, मतलब यूएस में अगर आपको फॉलो करना है तो FDA रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा. सेम वे डेस्कटॉप सर्वर क्लाउड किसके लिए आपको बनाना है तो उसके अलग स्टैंडर्ड्स रहेंगे. आपको IT कॉस्ट रिड्यूस करना है, स्केलेबल करना है ना, लाइसेंसिंग कॉस्ट आपको कम करना है, तो आप क्या करेंगे वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए और वो कैसे बेटर कर सकते हैं वो दे रहा है. सो इट मीन्स कि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ISO सर्टिफिकेशंस जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं. स्टैंडर्ड अगर मैं किसी के पास सॉफ्टवेयर परचेस कर रहा हूँ तो ऐसे जो कंपनीज है जो वो सर्टिफिकेशन के साथ में मुझे दे रहे हैं उनके पास से मैं परचेस करूंगा. और याद रखो ISO का सिर्फ एक ये 9001 ही नहीं है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए आपको अलग ISO स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, डिजाइनिंग के लिए अलग करना पड़ रहा है, सेम वे बाकी सब चीज़ों के लिए अलग अलग फॉलो करना पड़ता है. सो ऐसे मल्टीपल ISO स्टैंडर्ड्स दिए है टेस्टिंग के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए. तो वो सारे अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किए ना तो फिर आपको यहाँ पे मिलेगा. सो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेम्पलेट ISO टाइप, ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पे ये सर्च कर रहा हूँ सो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपको वो टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा. ओके जैसे यहाँ पे देखो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है. रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करना है आपको ये टेम्पलेट दिया हुआ है. सिस्टम स्कोप क्या है ये डेमो दिया हुआ है. जैसे हम लोग एट्रीब्यूट्स अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे ये एग्जाम्पल्स दिया हुआ है. आपको एक डेमो दिया है. रेफरेंसेस आप यहाँ से रेफरेंसेस देख सकते हैं. आपको अगर चाहिए ये आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा उसके लिए, है ना. तो आपको भी ऐसे कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसेसेस क्या रहेंगे वो देखना पड़ेगा. वो आपको ऐसे टेम्पलेट्स जो है ना वो फाइंड करने पड़ेंगे. गूगल पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे और उसी में से कहीं ना कहीं हम लोग अपना जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्लान है, डिजाइनिंग प्लान है वो फॉलो करता है. ये देखो ये एक एक्सेल टाइप शीट होगा या फिर आपका सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर हम लोग ये सारे काम करेंगे कि फंक्शंस फाइल ऑपरेशंस क्या रहेंगे, क्या डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ये सब आपके हुए कि नहीं ये वे में होगा. आप इंडिविजुअली अगर याद रखो आप इंडिविजुअली अगर सोचते हैं कि एक ही जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर आई मीन जैसे हम लोग सब्जेक्ट सीखते हैं और उसमें जैसे सिंपल हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं वैसे प्रैक्टिकली वैसे ही स्क्रैच से हर एक चीज़ हम लोग खुद से कर पाएंगे वो पॉसिबल नहीं रहता है. तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए अलग से मेरा वापस ऐसा कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है. और वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो मैं यूज करूंगा. जैसे यहाँ पे देखो आपको उसका फ्री ट्रायल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं. दिस आर द एग्जांपल्स जो हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना. तो अगर मैं बोलता हूँ कि सैंपल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दिस इज समथिंग. सो यहाँ पे आपको स्कोप कैसे करना है, रिक्वायरमेंट कैप्चर कैसे करना है, ये देखो ये टेम्पलेट्स दिए हुए हैं. सो टेम्पलेट्स में हम लोग कैसे टेम्पलेट्स फाइंड आउट करेंगे, यूजर स्टोरीज कैसे यूजर स्टोरीज के बेस के ऊपर हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, ये सब आपको फॉलो करना है. अगर फेलियर आया तो उसका एनालिसिस उसके इफेक्ट्स क्या है ये कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. सो देखो यहाँ पे यूजर स्टोरीज है और उसके बेस के ऊपर देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अजाइल डेवलपमेंट अप्लाई किया है इफ यू नोटिस हियर. तो यहाँ पे अगर मैं और ऐसे एग्जांपल्स देखूँ तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आएंगे, सॉफ्टवेयर स्टेक होल्डर्स उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन से लगेंगे ये सब यहाँ पे आपको दिया हुआ है. तो ये वे में आपका ये देखो यहाँ पे अलग अलग आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट, स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट सब अलग अलग हम लोग मेंशन करते हैं. तो चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर आपके लिए सिंपल बनाता है, ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ चाहिए मुझे एक डॉक्स चाहिए एक्सपोर्ट टू डॉक्स, तो ये क्या होगा, ये देखो ये आपको ये वर्ड डॉक्यूमेंट बना के बताया गया ऐसा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें रहेंगे. अगर मुझे वर्ड में नहीं चाहिए, सपोज मुझे अगर एक्सेल में चाहिए
तो यहाँ पे ये एक्सेल के अंदर आपको अलग अलग ड्राफ्ट में ऐसे टेबल फॉर्मेट में आपको चीजें प्रोवाइड करेगा। तो हम लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो मैं इजीली वर्क कर सकता हूँ, लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहां पे मैं इतना इजीली वर्क नहीं कर पाऊंगा। गेटिंग? सो इसके लिए आपको ऐसे सॉफ्टवेयर्स का हेल्प लेना जरूरी हो जाता है। आईएसओ स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशंस। नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आज नहीं बता रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी। एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? No. No, sir. Okay, so after some time I'll take attendance, then you can leave. I'm there. If you have any doubts, let me know. Okay, sir. And V model going to be there.